सभी को राम राम जी। व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है और आज पूरी तरह से औपचारिक तरीके से आप लोगों से बातचीत की शुरुआत हमारे साथ हैं आचार्य आनंद कुमार। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यालोक वाणी धन्यवाद। में। ये आज हमने कलेवर इसलिए बदल लिया है क्योंकि कई लोगों ने कहा कि आप लोग बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए हैं। फिर हमने थोड़ी सी गंभीर बातचीत की, तब भी नतीजा वही निकला जो हमारी कैजुअल बातचीत में था। तो आज की शुरुआत फिर से एक बार चुटकुले से। चुटकुला और किसी ने नहीं, आरजेडी प्रमुख। अब मैं उन्हीं को प्रमुख कहता हूं क्योंकि लालू अब बस नाम के रह गए हैं, शाहजहां हो गए हैं, तो औरंगजेब को ही अब प्रमुख कहा जाए। तो राजद के औरंगजेब, बिहारी औरंगजेब, 9वीं फेल तेजस्वी यादव ने कल एक चुटकुला सुनाया कि वह सारी जीविका दीदी को परमानेंट कर देंगे, 30,000 रुपए महीना कर देंगे। और जीविका दीदियों का सबसे ज्यादा शोषण नीतीश कुमार के राज्य में हुआ है। शुरुआत इस चुटकुले से करेंगे। एंडी ब्रो, कैसे पढ़ा जाए इस चुटकुले को, कैसे सुना जाए चुटकुले को? देखिए, सबसे पहले राजनीतिक तौर पे अगर इस चुटकुले को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने बदल क्या दिया है। नीतीश कुमार के हर आदमी की एक विरासत होती है। अब जैसे महामाया प्रसाद थे तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बिहार के होते थे महामाया प्रसाद, उनके बनने की मुख्यमंत्री कोई संभावना नहीं थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद जो दूसरी सरकार बनती है, जो दूसरी विधानसभा आती है, एक्चुअली कहिए तो जो विधानसभा चुन करके आती है, उस एक विधानसभा में चूंकि 3 बार सरकारें बनी, तो 3 अलग-अलग सरकारों में से एक में महामाया प्रसाद भी बन गए। तो बाय लक भी बहुत सी चीजें जो है, किस्मत से कोई चीजें साथ दे जाएं तो उसमें ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो यहां पर भी वही मामला है। किस्मत से तेजस्वी यादव के हाथ जो है वो एक ऐसी पोजीशन लग गई है जहां पर वो कुछ भी बयान दें तो मीडिया उसे रिकॉर्ड करके जो है वो पूरी दुनिया को सुना रही होगी। इसकी तुलना में अगर आप नीतीश कुमार को देखिएगा तो नीतीश कुमार ने अपनी जो लिगेसी क्रिएट की है उसमें ये महिलाओं के लिए काम करने वाली लिगेसी जो होती है वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जो साइकिल की योजना थी, आप गौर करना शुरू कीजिएगा कि कैसे कैसे चीजें बदली हैं बिहार में। तो साइकिल देने की जो योजना थी, उस एक योजना के चलते लड़कियों का स्कूल तक पहुंचना बहुत आसान हो गया, सुविधा हो गई उनको स्कूल जाने में। और अचानक सिर्फ साइकिल दे देने से लड़कियों की जो स्कूल में भर्ती की दर थी वो बहुत बढ़ गई। इसके बाद फिर दूसरी बारी आई पोशाक दे देने की। जी, उनके परिवार के काम भी तो आई, पप्पा और भैया भी तो चढ़े उस साइकिल पर जी। वो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे उस लड़की को जो बेनिफिट हुआ उसकी हम डायरेक्ट बेनिफिट की हम बात कर रहे हैं। जो उसके साइड में जो कहा जाता है कि भाई और भी चीजों का फायदा हो गया, तो उसको छोड़ भी दें अगर, तो साइकिल वाली योजना के बाद दूसरी योजना जो आई थी वो थी पोशाक योजना। होता क्या था कि 8वीं के बाद जब लड़कियों के शरीर में परिवर्तन आने शुरू हो जाते थे और गरीब परिवारों से बहुत अच्छे कपड़े, बहुत ज्यादा कपड़े उनके पास ना हो, तो वो बेचारी लड़कियां जो थी वो स्कूल जा ही नहीं पाती थी, क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े, ढंग के बाहर जाने लायक पहनने लायक कपड़े एक होते थे या 2 होते थे, बहुत ज्यादा होंगे तो वो बेचारी अगर वही पहन के हर रोज स्कूल जाएगी तो वो तो फट के खराब हो जाएगा और उसके पास कोई पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं बचेंगे। तो पूरे कपड़े उसको मिल सके इसके लिए एक पोशाक योजना के जरिए जो है वो नीतीश कुमार ने योजना शुरू की। और पोशाक जब लड़कियों को मिलने लगी, लड़कों को भी मिल रही थी, ऐसा नहीं है कि लड़कों को नहीं मिल रही थी, लड़कों को भी मिल रही थी, सभी बच्चों को मिल रही थी, गरीब बच्चों को। लेकिन लड़कियों को उससे विशेष फायदा हुआ और तुरंत जो है वो लड़कियां जो है वो 8वीं के बाद स्कूल में नजर आने लगी। तो ये जो स्कूल के लेवल तक मैनेज करने का मामला था वहां तक तो मामला मैनेज कर लिया गया। अभी भी कॉलेज का जो मामला है, कॉलेज की पढ़ाई अगर आप देखेंगे अभी भी बिहार में पढ़ाई कैसे चलती है लड़कियों की, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता चलेगी कि 40% से ऊपर लड़कियों की शादी जो है वो 18 वर्ष के होने से पहले हो जाती है। तो ये बिहार की स्थिति है। तो 40% से ऊपर लड़कियों की शादी जो है वो ये 18 से होने से पहले क्यों हो जाती है, इसके कारणों को जैसे ही आप प्रैक्टिकली देखना शुरू करेंगे
तो आपको एक बड़ी अनोखी बात नजर आएगी। होता क्या है कि सांप्रदायिकता इतनी बुरी तरह से नशों में घुसी हुई है इन तथाकथित सेकुलर लोगों के, कि इनको मुस्लिम युवतियों का कोई भला होता हुआ दिख जाए ये बर्दाश्त ही नहीं होता। तो मुस्लिम युवतियों के लिए जैसे ही आप कहने जाएंगे कि 18 से पहले उनकी शादी नहीं होनी चाहिए या 18 से पहले बाल विवाह मत कीजिए, तो वहां पर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई सरकारी सपोर्ट नहीं आपको मिलेगा। एनजीओ वगैरह का सपोर्ट जो है, एनजीओ वगैरह भी कहेंगे कि यार देखो उस एरिया में जाएंगे और ये बातें समझाएंगे तो कोई ना कोई पीट देगा, उसके बाद फिर एफआईआर और बहुत सारे लफड़ा होगा, तो प्लीज ये प्रोजेक्ट लेना ही नहीं हाथ में, करना ही नहीं है इसमें काम। तो पूरी तरह जो मुस्लिम समाज का जो बाल विवाह का होता है वो पूरा पूरा जो है वो छूट जाता है। हिंदुओं में आपके एनजीओ भी काम कर रहे होते हैं बाल विवाह को कम करने के लिए, सरकार भी काम कर रही होती है, प्रचार भी दिखाए जा रहे होते हैं, ऐसे प्रचार दिखाए जा रहे होते हैं जिसमें हमेशा दिखाया जाता है कि हिंदू युवती मतलब जो लड़की होगी वो साड़ी वगैरह में ड्रेस्ड होगी। वो कभी भी आपको ये नहीं दिखाया जाएगा कि बुर्के में ड्रेस्ड और उसका निकाह हो रहा है और कहा जा रहा है, वहां एड में लिखा हुआ है कि बाल विवाह ना करें, बच्ची को स्कूल जाने दें, बच्ची को छात्रा बनने दें, डॉक्टर बनने दें, इंजीनियर बनने दें, दुल्हन ना बनाएं। इस तरह का जो एड होता है ये सब एड आपको कभी नहीं दिखेगा। तो मुस्लिम समुदाय जो था बिहार का, मोहम्मडन समुदाय जो था वो पूरी तरह छूट गया बाहर। बाल विवाह होते रहे मोहम्मडन समुदाय में, इसको रोकना बहुत जरूरी है। इसमें जो महामूर्ख हिंदुत्ववादी होते हैं जी, ये दुश्मनी क्यों है मोहम्मदन से राजद को या कांग्रेस लीग को, मुस्लिम लीग को इतनी दुश्मनी क्यों? आखिर क्या वजह देखिए है? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि सेकुलर होने का ढोंग जैसे ही कोई करता है, जैसे ही कोई कहना शुरू करता है मैं तो सेकुलर हूं, मैं तो बड़ा धर्मनिरपेक्ष हूं, तो असल में वो कर क्या रहा होता है? असल में आपको भी पता है कि वो तो मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी कर रहा होता है। वो चाहता है कि मौलाना किसी तरह जो है वो उसके पक्ष में आ जाए, मौलाना किसी तरह उसकी बात मान ले, तबलीगी जमात वाले जो लगातार प्रचार कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि हिंदुओं का जो सिस्टम है वो मुस्लिम सिस्टम से बिल्कुल अलग है। अगर आप प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं तो एक मंत्र नाम की कहानी है। अब मंत्र नाम की कहानी के साथ खास बात यह है कि मंत्र नाम की दो कहानियां लिखी थी प्रेमचंद ने। एक प्रेमचंद की जो मंत्र वाली कहानी है उसमें एक सांप के एक लड़के को काट लेने का किस्सा आता है और डॉक्टर कैसे उसका इलाज कर रहा होता है, फिर ओझा कैसे उसका इलाज कर रहा होता है जो लोकल जड़ी बूटियों से इलाज करता था, ये दिखाया गया है। तो ये वाली कहानी नहीं देखनी, दूसरी वाली कहानी देखनी है मंत्र की। उस मंत्र कहानी में पंडित लीलाधर चौबे होते हैं जो धर्म परिवर्तन रोकने के विरुद्ध दक्षिण भारत में किसी तरह से अभियान चलाने के लिए पहुंच गए होते हैं, फंस गए होते हैं, वहां पे बीमार हो जाते हैं, इस वजह से वो वहां पे फंस जाते हैं और किस तरह पे उनका खुद का चरित्र भी बदलता है और वो धर्म परिवर्तन रोकने में बहुत कामयाब होते हैं, ये सब बताया गया है। तो उसी कहानी के क्रम में बताया गया है कि जैसे ही ये धर्म परिवर्तन रोकने की कोशिश करते हैं, रोकना शुरू करते हैं, तो एक दिन इन पर जो है समुदाय विशेष के लोग हमला कर देते हैं, इनकी हत्या करने की कोशिश करते हैं और इनको मरा हुआ समझ के छोड़ के भाग जाते हैं। और फिर जो है इसको कोई बचा लेता है, कोई दलित परिवार जो है, और फिर वहीं पर जो बीमारी फैलती है तो कैसे पंडित लीलाधर चौबे का चरित्र बदलता है, ये चीज दिखाते हैं। तो लीलाधर चौबे की कहानी जब प्रेमचंद लिख रहे थे 1950 से पहले, उस समय वो तबलीगी जमात कैसे धर्म परिवर्तन का काम कर रही है इस पर डिटेल में लिख रहे थे। लेकिन अगर आप आज के साहित्यकारों को देखेंगे, आज के लेखकों को देखेंगे, तो उनका इतना दम ही नहीं है, उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है और ना ही उनकी इतनी मेहनत करने की इच्छा होती है कि वो समुदाय विशेष के मुस्लिम मोहम्मदन इलाकों में जाकर देख सके कि तबलीगी जमात क्या काम करती है, कैसे काम करती है। अभी जैसे मान लीजिए कि एक दो दिन पहले एक साहब आपके साथ इंटरव्यू में बैठे हुए, मतलब इसी तरह पैनल में बैठे हुए थे, उनसे आप कभी पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि किस तरह कहा जाता है, तबलीगी जमात के जो आयोजन होते हैं उनमें कहा जाता है कि सब लोगों को साथ बैठ के खाना चाहिए, एक ही थाली में जितने हाथ लगेंगे, एक थाली से खाने वाले जितने लोग होंगे, सवाब उतना ज्यादा तुम उठाते जा रहे हो एक थाली में जितने हाथ लग रहे हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ कहा जाएगा छोटी जात के मोहम्मदनों के लिए।
जो बड़ी जात के लिए मोहम्मडन है, यहाँ पे खास और आम जो होता है उनके खाने का, भोजन का प्रबंध जो होता है तबलीगी जमात वाले में, वो अलग अलग होता है। खास जो होते हैं वो लोग अकेले अकेले अपनी सेपरेट सेपरेट थालियों में खाएंगे। जो आम छोटी जात के लोग होते हैं उनको क्या करेंगे कि एक जगह नीचे बिठा दिया जाएगा, एक बड़ी सी थाली रख दी जाएगी, उसी में से सब लोग, एक इधर से दाहिनी तरफ से, एक दूसरी तरफ से खा रहा है। तो वो जो मौलाना वाला चुटकुला समझ सुनाई देता है ना, कि मौलाना साहब क्या होता है कि एक थाली होती है और उसमें सब लोग खा रहे होते हैं, तो मुर्गे की टांग दूसरी तरफ रखी हुई होती है, तो मौलाना थाली को गोल घुमा लेते हैं इस तरह कि मुर्गे की टांग जो है वो उनकी तरफ आ जाए। तो बाकी लोग जब देखते हैं कि मौलाना साहब ने मुर्गे की टांग अपनी तरफ कर ली है, तो वो मुस्कुराते हैं। तो जब तक वो मुस्कुराते तो मौलाना साहब कहते हैं, नहीं नहीं, ये जो मुर्गे की टांग थी ना, ये किबले की तरफ हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे घुमा दिया है। तो ये जो चुटकुला चलता है वो इसीलिए चलता है। तो ये तबलीगी जमात वालों का किया धरा है। अब इस पर जो है वो सेकुलर समुदाय जो है वो न तो इसे देखने जाता है, न इसके बारे में बताने जाता है। उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है, ना उनकी इतनी मेहनत करने की मंशा है, क्योंकि शोध करने के लिए तो या कमरे से, एसी कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, समुदाय विशेष के उन इलाकों में जाना पड़ेगा जहां वो गरीबी मुफलिसी से जूझ रहे हैं। राइट। प्रॉब्लम जहां और वो सेकुलर गए। और दर्शकों, इसीलिए अभी हमने फैयाज अहमद फैजी से भी बात की थी, पसमानदा मुस्लिमों के साथ। आनंद ब्रो हमेशा की तरह अपनी आदत के मुताबिक हारमोनियम लेके ये कहाँ निकल गए। तेजस्वी के चुटकुले से बात शुरू हुई थी, लेकिन इन्होंने पूरा जिहाद का इतिहास और मंत्र कहानी प्रेमचंद वगैरह सबको ले आए। और इसीलिए शायद एंडी ब्रो के साथ मेरी बातचीत को आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि एंडी ब्रो अपना हारमोनियम लेके इधर उधर चले जाते हैं। हालांकि आरोप तो मेरे ऊपर भी लगते हैं कि मैं भी हारमोनियम लेके इधर उधर कहीं निकल जाता हूँ। आपको पूरा डिटेल इतिहास से समझा चुके हैं हम कि भाई पुराने जमाने से लेकर के अब तक के जमाने तक सेक्युलर यही करते आ रहे हैं। प्रेमचंद ने तो कर दिया, लेकिन उसके बाद किस साहित्यकार ने किया? एक जो भगवान की किताब हलाला चुनाव, अब जरा चुनाव की तरफ आते हैं। इस मसले पर बाद में बात कर लेंगे। हाँ, अभी आपने जिस किताब का नाम लिया है, एक वो बता सकते हैं आप? भगवान दास मोरवाल की किताब है हलाला, और उन्होंने मुस्लिम समाज पर 2 किताबें लिखी हैं। तो दर्शकों, आप भगवान दास मोरवाल जी की किताबें पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी किताब है। एक सोनाली मिश्र जी ने भी कोई किताब लिखी है। इसके अलावा सर्वेश तिवारी श्रीमुख की भी किताब है। वर्तमान में आप इन लोगों को पढ़ सकते हैं। जो भैरप्पा साहब का देहावसान हुआ है, तो भैरप्पा साहब की किताब है आवरण, उसे जरूर पढ़ लीजिए। भैरप्पा साहब की तो खैर जो भी किताब है वो पढ़नी चाहिए, पर वो जो उनकी किताब है महाभारत पर, वो उसके जैसी किताबें बहुत कम लिखी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने इस्लामी आतंकवाद, हालांकि ये भी फिर से पुनरुक्ति ही हो गया, इस्लाम कहिए या आतंकवाद कहिए बात बराबर ही है। तो उन्होंने जो जिहादियों पर किताबें लिखी हैं वो बहुत शानदार है, बहुत शोध के बाद, बहुत, और बिना किसी लाग लपेट के। अंग्रेजी में जो काम नैपॉल ने किया है वही काम कन्नड़ में और हिंदी में भैरप्पा ने किया है। लेकिन फिलहाल बात, तो अनुवाद उनका बालाकृष्णन जी शायद कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है संदीप बालाकृष्णन ही है ना अनुवाद जिन्होंने किया है। काफी अच्छी किताबों का उन्होंने अनुवाद किया, जैसे एक मेरे ख्याल से शिवाजी पर भी एक किताब का जो अनुवाद हुआ है उसमें भी संदीप बालाकृष्णन ही थे, नहीं है हम, लेकिन वहां पे कौन थे। लेकिन फिलहाल हम लोग चलेंगे बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव की तरफ। और बिहार की राजनीति में अभी भी गठबंधन में सब कुछ मंगल मंगल नहीं है। कुल मिलाकर मेरी दाहिनी चौखट में जो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यक्ति अभी दांत चियारने लगेगा, खुश बहुत हो रहा होता है, क्योंकि सामाजिक न्याय की बढ़ रही है, पाए गिर रहे हैं, सामाजिक न्याय का पूरा ढांचा ढह रहा है। इस दुख की घड़ी में इस आदमी की मुस्कुराहट देखिए, इस आदमी का दांत चियारना देखिए। 12 ठो पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है हो एंडी ब्रो। अरे तो 12 पे जो फ्रेंडली फाइट बहुत हो गए आप, खुश तो समुदाय, बहुत हो गए तुम, खुश तो बहुत हो गए तुम। समुदाय विशेष की टिकटों का तो देखिए क्या हुआ। नहीं नहीं, पहले ये बताइए, नहीं नहीं, पहले ये बताइए, खुश तो बहुत हो गए तुम।
तो आपस में लड़ेंगे तो इसमें हम खुश क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो खैर इसमें देखने लायक जगह होती है पूर्णिया। पूर्णिया क्यों देखने लायक जगह होती है? क्योंकि पूर्णिया में फ्रेंडली फाइट जो है ना, वो ऐसे आदमी से हुई है जो सही में पलट के घूंसा मार सके। तो परेशान परेशान करके पप्पू यादव को जो पिछले लोकसभा चुनाव के टाइम से रखा हुआ है, उस फ्रेंडली फाइट का नतीजा जो है ना, ये वहां नजर आएगा। तो होगा क्या वहां पे कि जो समुदाय विशेष के लोग थे, उन लोगों में ही आपस में लड़ाई हो रही होती है। जैसे एक तो आपको दिखेगा कि बहुत पुराने जो नेता थे, उनके ही सुपुत्र जो हैं, दो सुपुत्र जो हैं, वो दोनों अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा वहां पे दिख रहा है कि भाई जो पार्टियां थी, वो जिस उम्मीदवार को टिकट दे रही हैं, तो कांग्रेस एक की घोषणा करती है, फिर कहती है कि नहीं नहीं उसको वापस ले रहे हैं, पप्पू यादव जी जो है ना वो नाराज हो गए हैं, तो उसको हटा करके दूसरे को। तो यहाँ पे कौन किसका समर्थित है वो बहुत स्पष्ट पता चल रहा है। ऊपर से जो है ये पप्पू यादव साफ साफ बोलने भी लगे हैं कि फलनमा जो है वो धनपशु है, फलनमा जो है वो बाहुबली है। अब समस्या क्या हुई है कि बाहुबली भी अपने इलाके भर में बाहुबली होता है ना, अब पूर्णिया में तो बाहुबली हो जाते हैं पप्पू यादव, अब मान लीजिए खगड़िया में बाहुबली नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, मैं तो यही सोच सोच के हंस रहा हूँ और परेशान हूँ कि खगड़िया पप्पू यादव किसी को बाहुबली कह रहे हैं। अरे भाई, आनंद मोहन किसी को बाहुबली कहने लगे, शहाबुद्दीन मरहूम किसी को बाहुबली, ये तो अजीब बात है। मतलब जो खुद ही माफिया है वो दूसरे को माफिया कह रहा है, अद्भुत। जिस इलाके में शिकायत ये लोग कर रहे हैं कि बाहुबली थे फलाने, बाहुबली है चिल्लाने, उनको उतार दिया गया है। उस इलाके का किस्सा सुनिए। उस इलाके में एक पुलिया है, उस पुलिया पर दोनों साइड से इन दोनों लोगों ने गोलियां चलाई थी। वो एफआईआर अभी भी है। क्यों एफआईआर वो अभी भी मौजूद है? क्योंकि उसमें एक व्यक्ति जो मारा गया था वो मधेपुरा के झाजी थे। मतलब एक साइड से राजपूत गैंग गोली चला रहा है, दूसरी साइड से पुलिया पर यादव गैंग गोली चला रहा है, और मारा कौन गया? मारा गया ब्राह्मण बेचारा। अरे तो ब्राह्मणों ने तो इस देश में 5,000 वर्षों से गंदगी फैलाई रखी है ना। तो भाई, ब्राह्मण तो कहीं भी मारा जा सकता है, उससे क्या मतलब? ब्राह्मणों के खिलाफ कहीं मुकदमा हो सकता है। अभी एक परिवार के 5 लोग मारे गए थे ना, मतलब हाँ, आत्महत्या कर ली। कहा किसी ने कोई चू तक नहीं हुआ। ब्राह्मणों की जान वान का कोई मोल नहीं है भाई। अब आप जैसा ब्राह्मणवादी खुश होता रहता है, मेरी मजबूरी है कि मैं आपको बुलाता रहता हूँ, वरना मुझे अच्छा थोड़े लगता है। अब आप सामाजिक न्याय के खिलाफ इतना प्रपंच रचते रहते हैं। खैर आगे बढ़िए जी, आप कंटिन्यू रहें जी। उस इलाके में, जिस इलाके में 20 साल पहले ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर, दोनों के गिरोह गोली चला रहे होते थे, उस इलाके के और भी किस्से हैं। उस इलाके के किस्से ये हैं कि कुछ एक नरसंहार जो थे ये उस इलाके में भी हुए थे। और इसमें जिन गिरोहों का नाम आता है, उन गिरोहों का नाम जैसे ही आपको दिखेगा ना, तो वैसे ही आपको नजर आ जाएगा कि ये गिरोह तो भाई, इसमें तो जो उपनाम है सबके सब यादव हैं। और बिहार में ये बड़ी मजेदार चीज होती है, बिहार में भी और यूपी में भी नाम रहेगा सिंह, फलाने सिंह। पूछेगा कौन जात हो भाई, तो पता चलेगा कि यादव है। तो नाम से अगर, उपनाम से अगर कहीं कास्ट का पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी नहीं चलेगा। अच्छा, सामाजिक न्याय के नाम पे हमारे संपादकों ने क्या किया है बिहार के? तो सामाजिक न्याय पे के नाम पर बिहार के संपादकों ने किया ये कि जब अखबार में खबर लिखते हैं तो लिखते हैं कि दलितों पर हुआ दबंग जातियों का अत्याचार। ये बताया ही नहीं कि दबंग जातियां कौन थी। अबे दबंग जातियां तो वही थी जिसके बारे में बीपी मंडल अपनी रिपोर्ट में, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ही लिख करके गए हैं कि कुर्मी, कोयरी और यादव जातियां जो होती हैं, ये दलितों के साथ गलत कर रही होती हैं, शोषण कर रही देखिए होती। दर्शकों, दर्शकों देख लीजिए, ये ब्राह्मणवादी मनुवादी आदमी जो है, मतलब ये अब कहना चाह रहा है कि जितनी भी दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, वो फिलहाल आजकल पिछले 20 वर्षों से, पिछले 25 वर्षों से नव ब्राह्मण जात, मैं आज ही की भाषा का इस्तेमाल करके नियो ब्राह्मण कास्ट जो है, यानी कोयरी,
यादव, मीना जी, ये लोग ज्यादा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि यही लोग ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं और बाभन ठाकुर ये सब नहीं कर रहा है, हैं? हम वो कहना चाह रहे हैं जो अकबर के करीबी, अकबर के सौतेले सुपुत्र, महान सेकुलरों के मसीहा रहीम कह गए हैं। जब रहीम छोटो बड़े तो अति इतराए, प्यादो जब फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। अब रहीम कह के गए हैं, भैया हम पे इल्जाम मत लगाइए कि ऐसा कहा गया है। तो आपने एक ऐसे नहीं, नवसाम इसमें कुछ जातिवाद की बू आ रही है। तो आपके अब आपके दोहा में कुछ जातिवादक बू है। अकबर के सौतेले बेटे थे, तो उसमें से आप जैसे क्या कहते हैं हिंदुत्ववादी को रहीम के नाम से और अकबर के बेटे होने के कारण, अब था तो ओरिजिनली वो क्या नाम था उसका, बैरम खान, बैरम खान का बेटा था। लेकिन बैरम खान की पत्नी से शादी कर ली थी अकबर ने, बैरम खान को मरवाने के बाद। तो बैरम खान अब देखिए ये ब्राह्मणवादी आदमी अब अकबर को बदनाम करेगा, कहेगा कि जो गुरुजी थे बैरम खान, जो संरक्षक थे बैरम खान, जो रिश्ते में शायद मौसा या फूफा लगते थे बैरम खान, अकबरवा इतना चुट्टा था, इतना बड़का जाहिल था कि पहले गुरुजी को मारा, और मारा भी कैसे, कहा कि हज पर चले जाइए साहब, बीच में मरवा दिया। अब उसके बाद उनकी पत्नी को भी मतलब कब्जा लिया। अरे भाई वो तो वही किया, माले गनीमत तो कब्जाना ही पड़ेगा ना। हज पे जाने का नियम होता है कि वो सफेद वाला चादर जैसा जो होता है वो खाली लपेट करके आप जाएंगे, हथियार अपने साथ ले नहीं जाएंगे, ठीक है। और आप ऐसे आदमी हैं जिसने पूरे रास्ते में, जिस रास्ते से आप गुजरने वाले हैं हज पे जाने के लिए, उस रास्ते में कम से कम 25 लोगों पे चढ़ाई की है, 25 राजाओं को कत्ल किया है। और उस रास्ते से आप गुजर रहे हैं बिना हथियार के, बिना अपनी सेना और पलटन के, तो मारे नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो ये मरवाना थोड़ी हुआ, ये तो हज पे ऐसा भेज देना हुआ। और ये अकबर हमेशा करता था, अकबर ही नहीं करता था, अकबर पूरा मुगल खानदान जो था वो सब लोगों को हज पे भेजने का काम जो है वो ये किया करता था। स्पेशल जहाज उसके चलते थे उस जमाने में, वो हज पे सब्सिडी देता था। नेहरू ने तो बाद में शुरू किया। नहीं तो नेहरू ने कहां से शुरू कर लिया भाई, नेहरू उसी के वंश के थे ना भाई। अच्छा अच्छा। बाबर की कब्र पर कौन जाके सजदा नहीं किया है, नेहरू ने नहीं किया कि इंदिरा ने नहीं किया कि पप्पू राजीव ने नहीं किया, शायद विषधर राहुल ही नहीं गया है, बाकी सब लोग गए हैं, एंटोनियो भी शायद गई है। है हाँ, वो भी आलमगीर जिंदा पीर के कब्र पे नाक रगड़ते नजर आ सकते हैं किसी दिन, वो इंतजार कीजिए, थोड़े ही दिन की बात है। लेकिन ये समरकंद तो ये सारे गए हुए हैं, समरकंद तो मतलब लहरू से लेके और पप्पू तक सब लोग गए हैं, लेकिन हाँ 10 कौन। तो अब बिहार हम की लोग फिलहाल जो राजनीति है उसमें बिहार, ये देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन की जो गांठें हैं, कल इन्हीं का शब्द था कि धोती की जितनी गांठें थी सब खुल गई हैं। तो गांठें कछौटा, जब खुल जाती हैं, छोटा कछौटा शब्द जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो छोटा मराठी। भी। हाँ, तो कछौटा वो जो होता है धोती में जो पीछे की तरफ खोसा जाता है उसे कछौटा कहते हैं। उसके खुल जाने के बाद माना जाता है कि अब धोती खुल जाएगी। तो महिलाओं के कपड़ों के जरा बारे में मैथिली में देखियो, आई आदमी के मराठी वाला सब गप याद रहे छे या, एहि वेद का दुआरे मैथिल सबके, एहि दुआरे मैथिल सबके जे ने कल्याण नहीं भेलै, बुझलिए कि नहीं गप, खूब याद नहीं छे आई आदमी के। कछौटा ही कहता, बूढ़ी नेतन ए। खैर, तो दर्शकों, महागठबंधन की खाटे गांठें खुल गई हैं, कछौटा गिर गया है, नंगापन सामने आ गया है। 11 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। एक सीट पर तारापुर पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है, यानी 1 दर्जन। इसके अलावा तेज प्रताप का बवासीर अलग दर्द देगा। इसके अलावा एआईएमआईएम के ओवैसी अलग घाव बने हुए हैं, और सबसे बड़ा घाव इस बार तो कांग्रेस ही बन गई है आरजेडी के लिए। 143 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मान लीजिए 1-2 पर वापस भी करवा दिया,
अगले एक आध दिनों में। 140 में कितनी सीटें आरजेडी जीत पाएगी और आरजेडी इतनी ज्यादा सीटों पर क्यों लड़ रही है? क्या उसे यह यकीन है कि अगर कांग्रेस की ठीक ठाक पोजीशन हुई तो वो कस के सौदेबाजी भी कर सकती है? इन सभी सवालों पर आप सोचिएगा। एंडी ब्रो, आपका कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो तो ठीक है, अन्यथा हम इस यात्रा को यहाँ पर फिलहाल एक विराम के साथ बंद करेंगे। जी जी, तो देखिए इसमें अभी फिलहाल का सीन जो है वो ये है कि फिलहाल मुस्लिम वोट कहाँ जाएंगे, सारी मारामारी इसकी चल रही है। तो महागठबंधन के अंदर जो मारामारी है वो इसलिए दिखाई आपको दे रही है क्योंकि कई जो पुराने दौर के जो मुस्लिमों में हाई कास्ट नेता होते हैं वो अपनी सीट, अपनी टिकटें छोड़ना नहीं चाहते हैं। और नए दौर में, बदलते दौर में क्या हुआ है कि जो लोअर कास्ट मुस्लिम्स थे वो लोग भी दावेदारी ठोक रहे हैं टिकटों पर, और इसकी वजह से ये मारामारी जो होती हुई आपको दिखाई दे रही है वो हो रही है। और सामाजिक न्याय की चूंकि ये पार्टियां थी, ये जितनी छोटी पार्टियां हैं ये सारी सामाजिक न्याय की बात करते हुए आई थी, तो मुस्लिम के जो छोटी जातियां थी उसमें से कई इनके साथ जुड़ी हुई थी शुरू में। तो इसकी वजह से ये सारी खींचतान होती हुई आपको दिखाई दे रही है। और जिन लोगों को जानकारी ना हो उनको बता दे, जैसे जीतन राम मांझी होते हैं, तो जीतन राम मांझी जो जीत रहे होते हैं वो इसलिए जीत रहे होते हैं क्योंकि 14,000 अंसारी वोट है लगभग, जो कि औरंगाबाद क्षेत्र में उनके हिस्से में, उनकी झोली में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जीत जाते हैं। जिस दिन ओवैसी ने वहां से अपना एक उम्मीदवार उतार दिया उस दिन मांझी नहीं जीत पाएंगे, मांझी के लिए मारामारी हो जाएगी सेकुलर वोटों की। तो अभी तक जो नॉन सेकुलर धड़ा था, जो हिंदुत्ववादी कहलाने वाला भाजपा का पक्ष था, उसके खिलाफ बहुत कम संख्या में ओवैसी के लोग उतरे हैं। इसके वजह से फायदा होता हुआ दिख रहा है भाजपा को। ओवैसी के लोग जहां उतरे हैं वहां वहां सेकुलर दलों में मोहम्मडन वोटों के लिए मारामारी चल रही है, और उसकी वजह से खींचतान और ज्यादा बढ़ गई है सीमांचल के इलाकों में विशेषकर। उसके अलावा नवादा वगैरह के क्षेत्र में, उसके अलावा आपको भागलपुर के इलाकों में दिखेगा ऐसा होता हुआ। तो अलग अलग जगहों पर यह स्थिति अब होती हुई दिखाई दे रही है, और एक दो दिन में स्थिति और स्पष्ट होगी कि मुस्लिम वोट कहां पर किसके साथ जा रहा है। तो और फिलहाल इन के लिए मुस्लिम वोटों को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व का काउंटर नैरेटिव सेट कर दिया है और उसके लिए बोरो प्लेयर आ गए हैं मैदान में, जिनका नाम है बुलडोजर बाबा, जो योगी, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, योगी आदित्यनाथ। और उनको बुलाकर देखिए, उनकी शुरुआत दानापुर से करवाई गई है। मीसा भारती जहां से हारी हैं रामकृपाल यादव की सीट से, और उसके बाद उनको सीधे लेकर उड़ गई है भाजपा सहरसा की ओर, यानी सीमावर्ती इलाके का पहला नासूर, जहां का ये व्यक्ति है, ये मनुवादी वहां से भागा हुआ आदमी है। फिलहाल दर्शकों, इन सभी सवालों पर आपको चर्चा कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। आप आगे किन विषयों पर चर्चा सुनना चाहते हैं? बिहार पर तो ये टटका खबर हम आपको लगातार दे ही रहे हैं, और चुनाव के नतीजे जब तक नहीं आएंगे 14 नवंबर तक हम आपके साथ बने रहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। इसके बाद भी एंडी ब्रो और सारे कार्यक्रमों में आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल टटका खबर में इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होंगे हाजिर एक छोटे से विराम के बाद। तब तक के लिए जय जय सिया राम, और हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जिस तरह आपने स्नेह में भिगो रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है भीगना। भिगोते रहिए साहब, बरसाते रहिए प्रेम। एंडी ब्रो, थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम। जय श्री